सुप्रभात बच्चों। पीछे हमने कल इसके अध्याय नंबर 10 के अंदर हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर गद्य के द्वारा रचित वाक्य के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हम अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं, जिसमें हमने आखिरी क्वेश्चन के रूप में रचना और अभिव्यक्ति के रूप में क्वेश्चन किया था। और इसके 8 नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारे संत, भक्त और महापुरुष ने हमें बार बार चेताया है या हमें जागरूक किया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसा भेदभाव दिखाई देता है। तो इस भेदभाव से आपकी दृष्टि में, यानी क्या नंबर क्वेश्चन के रूप में आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। या लेखक कवयित्री ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि यहाँ पर समाज और देश को इससे क्या हानि होती है। अगर देश के अंदर अगर जाति पात को लेकर किसी प्रकार से जो भेदभाव अगर समाज में किया जाता है, तो उससे देश और समाज को क्या हानि होती है या क्या हानि हो रही है, तो इसके बारे में हमें दर्शाना है। तो कल हमने इसके बारे में जाना था। और 6 नंबर के अंदर आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए यानी सुझाव दीजिए, यानी आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप अपनी तरफ से मान लो अपने सुझाव देंगे। तो हम कल इसके बारे में भी अपने अध्ययन किया था, इसका विस्तृत से अध्ययन भी किया था, हमने जाना भी था इसका अनुस्वार के रूप में। तो ये आपने कर लिया होगा बच्चों। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 99, जिसमें पाठ सहक्रियता के रूप में देखेंगे अपने। तो पाठ सहक्रियता कहते हैं कि जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने जो लेसन जो वाक्य के रूप में तो उसमें से संबंधित हमने अध्ययन किया है। तो इससे संबंधित यानी ललित जो एक भक्ति काल के अंदर थी और भक्ति के रूप में यानी ईश्वर भक्ति में वो किस तरह से अपनी रचनाएं रचती हुई लीन थी, उनके समान ही ऐसी अन्य और जो कवि हैं या कवयित्री हैं, उनके समान जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं उनके अतिरिक्त तमिलनाडु के आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा देवी जैसी भक्त कवयित्रियों के बारे में जानकारी यानी हमें है और जानकारी प्राप्त भी करेंगे बच्चों। तो आप इनके नाम से सर्च करेंगे तो इनका पूरा इतिहास ये कहा, यानी कि जहाँ स्थान तो इनके क्षेत्र दे रखा है। भी जो अंदाल है वो तमिलनाडु की थी, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीराबाई। तो इस प्रकार की जो भगत कवयित्री हुई थी, तो इनके बारे में हम जानते हैं। और इनका विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप सर्च करते हुए आप इनका अध्ययन करेंगे और जानेंगे, इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। और उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति थी इसके बारे में भी हम कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे। जब आप क्लास के अंदर बच्चों ऑफलाइन के अंदर ऑफलाइन रूप में जब आप क्लास में आओगे अध्ययन करेंगे तब, और बाकी का आप नेट के ऊपर सर्च करते हुए आप इनका अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखा जाए तो ललित कश्मीरी कवयित्री है, इनके बारे में हमने पढ़ा। और कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए, यानी कि वो कश्मीर की थी और उन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्र था, लोकल क्षेत्र था, उसी को उन्होंने अपनी रचना के आधार पर चुना था। तो बच्चों आप जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, वो हमारा भारत का एक अभिन्न खंड है और ये भारत का सर्वग भी माना जाता है। यानी जम्मू कश्मीर को भारत का सर्वग्लोब के रूप में जानते हैं, यानी बड़ा सुंदर मतलब स्थानीय दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से हम उसका वर्णन करेंगे। और हम कश्मीर जो एक अभिन्न खंड है और उस पर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का एक विवादित मतलब क्षेत्र के रूप में भी रहा आज़ादी के बाद, जो हमारे भारतवर्ष का होते हुए भी किस तरह से पाकिस्तान उस पर अनावश्यक या ऐसे ही मालूम एक कलह विवाद के रूप में यानी एक पड़ोसी होते हुए भी वो इस पर कह सकते हैं अनुचित अपना मतलब दावा पेश करते हुए अपना बताते हुए उस पर विवादित बना रखा है उसको। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों ये एक अनुच्छेद यानी एक निबंध है और इस निबंध को हम अपने अनुच्छेद के छोटे छोटे भागों के अंदर रखते हुए पॉइंट के अंदर रखते हुए इसका निबंध के रूप में रचना करेंगे आगे। और आगे हम देखते हैं बच्चों शब्द संपदा के रूप में। तो शब्द संपदा आपके लिए काफ़ी मोस्ट हो जाती है बच्चों, और ये आपके क्लास टेस्ट के अंदर भी आपके जितने भी शब्द संपदा है या शब्दार्थ हैं इनको रखेंगे। आपको रिटर्न नहीं करना है, इनको आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे,
लेकिन आप इनको लर्न अवश्य करेंगे, याद इनको आप अवश्य रूप से करेंगे। याद रखना बच्चों, ये आपके टेस्ट में भी रखे जाएंगे, आप अच्छी तरह लर्न करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक, जो हमारा अध्याय था। तो ये वाक किसे कहते हैं, और आपको बताया भी था कि वाक का मतलब होता है वाणी। शब्द या कथन कह सकते हैं, यानी वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, वहाँ की जो वाणी है वो वाक के रूप में है, यानी रचनाएं वहाँ की वाक रूप में होती है। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली के रूप में एक गया रचना है, और गया कहते हैं गाया जाने वाला, यानी इसको बड़े जिस तरह से संत होते हैं या जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति भजन कीर्तन के रूप में गा गा कर उनको करते हैं, उसी प्रकार से जो ललित थी ये भी उन अपनी रचनाओं को भजन कीर्तन के रूप में गा गा कर यानी ईश्वर भक्ति करती थी। तो इस तरह से उनकी जो गए रचनाएं हैं ये। और कच्चे स्पोरे कहते हैं स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। तो यानी बच्चों कच्चे मटके की तरह हम कह सकते हैं, जो कच्चा मटका होता है वो स्वाभाविक रूप से बहुत कमज़ोर होता है, उसमें पानी एक बार पानी डालने के बाद में वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और आखिर में टूट भी सकता है कभी भी। तो इस तरह से। और रस्सी कच्चे धागे की, यानी कमज़ोर और नासवान सहारे की बात हो रही है, यानी जिस प्रकार से अगर सूत का धागा हो तो वो बड़ा कमज़ोर होता है, खींचने पर टूट जाता है, लचीला होता है बिल्कुल। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक कमज़ोर और नासवान, यानी जो हमारे प्राण, जो प्राण स्वरूप भी यहाँ पे कह सकते हैं, जो हमारा प्राण है या हमारे अंदर जो श्वसन क्रिया चलती है ये भी उसे कच्चे धागे की तरह होती है कि कब हमारे शरीर को छोड़ दे या हमारे शरीर से अपना नाता तोड़ ले। तो इस रूप में हम कह सकते हैं बच्चों। और नेक्स्ट चलें नाव। तो नाव कहते हैं जीवन रूपी नाव। तो जीवन रूपी यानी हमारा ये जो शरीर, जो हमारा शरीर इस संसार में जो चल रहा है, जीवन रूपी जो नाव है हमारी, ये जो चल रही है ये उस एक कच्चे धागे की डोर के रूप में बंधी हुई है, यानी सांस रूपी कच्चे धागे के रूप में जो हमारे शरीर को लेके चल रही है। जिस दिन वो शरीर से नाता तोड़ देगा हमारा शरीर एक मिट्टी में मिल के रह जाएगा। और सम कहते हैं अंतःकरण को, या बाह्य इंद्रियों का जो निग्रह भाव होता है उनको कहते हैं, यानी बाह्य इंद्रियों का निग्रह अंतःकरण, यानी बाह्य इंद्रियों से प्राप्त जो हमें ज्ञान होता है या हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका अंतःकरण के अंदर उसका भाव व्यस्त होना, यानी भाव पैदा होना, उसको यहाँ पे कहा गया है। और समभावी कहते हैं समानता की भावना, यानी सभी को एक समान समझना, यानी कोई भी जाति पात का भेदभाव न करना, धर्म रूपी भेदभाव न करना, या छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना, या गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करना, ये सारे हमारे समभावी होते हैं, समभावी रूप में कहते हैं या समानता की भावना के रूप में कहते हैं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, यानी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो यहाँ चेतना व्यापक होगी यानी मन मुक्त होगा और ईश्वर भक्ति में लग जाएगा, हमें ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी, ईश्वर का अनुभव होने लगेगा। इसलिए कहते हैं ईश्वर रूपी जो द्वार है उनके खुलने से उसमें जो ईश्वर रूपी जो प्रकाश है वो हमारे तक फैलेगा, तो हमारे अंदर चेतना बड़े एक विस्तार रूप ले लेगी, यानी हमारा जो मन अंतःकरण है वो बड़ा विस्तारित हो जाएगा, मन इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ इस रूप में कहा गया है। गई न सीधी राह है, तो यानी जीवन में संसारिक क्षल सदमों के रास्ते पर चलती रही, यानी संसारिक मोह माया में फंसकर ईश्वर से नाता तोड़ा रहा, यानी सीधी राह है मतलब इस संसार में संसारिक जो क्षल है, कपट है, या जो सदम भेद यानी छुपा हुआ रूप है, उनके द्वारा मैं उसी रास्ते पर चलती गई, यानी संसारिक मोह माया में ऐश्वर्य में खोकर ईश्वर को मैं भूल गई। और सूक्ष्म सेतु के रूप में देखा जाए बच्चों, तो हमने इसके बारे में जाना था कि जो सुषुम्ना नाड़ी जो रूपी पुल है वो हठ योग में शरीर के 3 प्रधान जो नाड़ियाँ होती हैं उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है, जो नासिका के मध्य भाग के अंदर यानी जो ब्रह्मरंध्र के रूप में जानी जाती है में स्थित होती है। तो उसमें सूक्ष्म सेतु कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे मन और यानी कह सकते हैं बाहर से जब हमारे श्वसन क्रिया होकर जब अंदर फेफड़ों तक जाती है तो ये एक बीज का हिस्सा होता है बच्चों, यानी बीज का यानी जोड़ने का, यानी जो प्राण स्वरूप है उसे जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से
यहाँ सुषम सेतु भी माना है कि मैं उस जीवन के उस पड़ाव पे आ गई हूँ कि मैं अपने जीवन रूपी आयु व्यतीत करके अब मुझे ईश्वर भक्ति यानी अब मुझे मृत्यु नजर आने लगी है, यानी अब मैं यानी संसार से नाता तोड़ यानी उस संसार यानी उस ईश्वर रूपी जो संसार है उसमें जाने वाली हूँ, यानी एक तरह से पुल का कार्य करता है। और जेब टटोली की बात करें तो यहाँ आत्मलोचन किया यानी अपने अंदर जानकर देखना, यानी जेब टटोलना का मतलब है अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को टटोलना, यानी मेरे जो हृदय है या मेरा अंतःकरण है या जो मेरा जो बौद्धिक जो बल है या कहते हैं आध्यात्मिक जो मुझे स्थल है मेरे अंदर, जहाँ पर ईश्वर रूपी जो हम नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके जो भाव पैदा होते हैं, क्या उसमें मैंने ईश्वर की उतनी तपस्या की है, यानी एक तरह से आत्मालोचन यानी आत्मा को जहाँ आत्मा निवास करती है। कोड़ी ना पाए क्या कुछ प्राप्त न हुआ, माझी कहते हैं ईश्वर, गुरु को भी कहते हैं और नाविक। वैसे बच्चों माझी नाविक को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ईश्वर और गुरु को माने जो इस संसार जो ये भाव सागर है, जो भाव सागर रूपी जो संसार है इसमें पार लगाने वाला, यानी ईश्वर और गुरु को माने कि गुरु और ईश्वर ही संसारिक मोह माया से हमें मुक्त कर इस जीने मरने से पीछा छुड़वा कर हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे देखते हैं, उत्तराई कहते हैं सदग्रम रूपी मेहनताना, यानी मेहनताना कहते हैं कि संसार के अंदर ईश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, क्या हमने इस मनुष्य जीवन को पाकर यानी जो भगवान ने हमारे पे ये उपकार किया है मनुष्य जीवन देकर, क्या हमने उनके उपकार को माना है, क्या हमने उसके बदले किए गए उपकार के बदले भी हमने ईश्वर को याद किया, ईश्वर का स्मरण किया, क्या हमने ईश्वर भक्ति की करते हुए उनके इस जो हमें ईश्वर जन्म दिया है, क्या हमने उनके इस मान लो एहसान के बदले उनका एहसान चुकाया है। यानी इस तरह से जो कवयित्री है वो चिंतन करती है। फिर थल थल की बात की जाए तो सर्वत्र यानी सभी जगह यानी हर कण कण में इस जो भूतल है या ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के हर एक एक कण में यानी ईश्वर यानी शिव यानी ईश्वर बसते हैं, और साहिब भी यहाँ पर स्वामी और ईश्वर को ही माना है। तो बच्चों ये शब्दार्थ थे, हमने इसको अच्छी तरह से देखा है, पढ़ लिया, समझ भी आ गया होगा आपको, तो इनको अच्छी तरह से आप बच्चों लर्न करना। और इस अगर ये सारे जितने भी शब्द संपदा ग्रुप में जो आपके वर्ड मीनिंग है आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे, तो ये अध्याय भी बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जितना सा लेसन है उतने से इसमें वर्ड मीनिंग लगभग दे रखे हैं, तो आपको लर्न हो ही जाएंगे। और कुछ हमने अपने अध्याय व्याख्या के अंदर भी किया है, तो आपको अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए आप अपना नोटबुक के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे, और कल बच्चों हम इससे आगे अपना जो अध्ययन है वो ग्रामर के रूप में करेंगे। ग्रामर का टॉपिक लेंगे पहले, तो पत्र लेखन है, निम्न लेखन है और समास और भी बाकी के जैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे होगा हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। तो कल हम पत्र लेखन के अंदर देखेंगे, निम्न लेखन भी देखेंगे, जिसमें एक कश्मीर इस अध्याय के अंदर भी एक कश्मीर पर अनुच्छेद लिखना जो आया है, तो इस प्रकार के जो भी निबंध होंगे पहले हम उन्हें लेंगे, अच्छी तरह से करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। और जितने भी हम अपना जो अध्ययन कर चुके हैं वो आपने नोटबुक में कर लिया होगा बच्चों। आपकी नोटबुक बहुत कम आ रही है, यानी आपकी संख्या को देखते हुए आपकी नोटबुक नहीं आ रही स्कूल के अंदर चेक होने के लिए, तो बच्चों ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है कि जब भी ऑफलाइन स्कूल खुलेंगे तो आपका वर्क टोटल का टोटल वर्क आपका देखा जाएगा नोटबुक के अंदर। और अभी आपके पास बहुत सारा समय है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास भरपूर समय है, और समय आपके पास आसानी से वर्क कर सकते हो आप, सुबह शाम दोपहर हर समय वक्त ही वक्त है आपके पास। तो आप अपना वर्क साथ साथ में करते रहिए, इतना भी वर्क नहीं होता कि अपने आप कर नहीं सकते, बिल्कुल ईजी सा वर्क मिलता है आपको, थोड़ा सा मिलता है, तो आप उसको साथ साथ में करते चलेंगे। और आगे जो सैटरडे आ रहा है उसकी टोटल नोटबुक बच्चों आपकी आनी ही चाहिए। आपको जो जितना वर्क हो चुका है उसका जो
मान लो जितने लेसन हो चुके हैं उसका वर्क आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, नहीं तो आपके फिर कॉल की जाएगी आपके घर पर और फिर उसका क्या रुझान रहता है वो देखा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी बात ज़रा ध्यान से सुन लें, आप अपनी मान इस बात को ध्यान से सुन लें कि आपको वर्क हर हाल में आपको इस सैटरडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बच्चों आज से ही अगर आपने नोटबुक नहीं लगाई है, बुक नहीं लाए हो आप, तो आप अच्छी तरह से अपनी बुक लाएं, नोटबुक लेकर आएँ और उनको अपने वर्क आसानी से सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर करते हुए इस सैटरडे तक आपकी नोटबुक आ ही जानी चाहिए। प्रत्येक बच्चे की नोटबुक स्कूल में पहुंचनी चाहिए, नहीं तो आपके घर पर पेरेंट्स कॉल की जाएगी, रीज़न पूछा जाएगा भी ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक वर्क, क्यों नहीं नोटबुक भेज रहे हैं आप। तो इस तरह ऐसी समस्याएं न आए, न आपको कोई समस्या हो। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से आप अपना वर्क कंप्लीट हर हाल में करेंगे और टेस्ट के लिए भी बच्चों तैयार रहेंगे। कल आपको टेस्ट के लिए बोला हुआ है थर्सडे को, तो आप जो कृतिका का लेसन फर्स्ट था हमने अध्ययन किया था वो आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे और कल आपको सुबह ही आपको बता दिया जाएगा आपका जो टेस्ट है वो कितने बजे होना है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करना बच्चों। जय हिंद।